हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड बहुत सारी पढ़ाई चल रही होगी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसी पढ़ाई में थोड़ा एडिशन करने के लिए मैं लेके आया हूं सुपर 30। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा सब्जेक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, एंड आई वुड से इस सेशन को अच्छे से कर लेना, है ना। पूरा का पूरा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, और टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ एक्सप्लेन, एक और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा कि यार इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन कौन से आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सेशन बेटा बहुत ही वेल क्यूरेटेड है ना। आप इसको पूरा एक बार में भी देख पा रहे तो तोड़ तोड़ के, लेकिन कंप्लीटली सारे क्वेश्चंस जरूर देख लेना, मैं गारंटी देता हूं बेटा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा आएंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, एग्जाम से पहले इस पूरी की पूरी वीडियो को 2 टाइम स्पीड पे या कुछ भी, मतलब आइडियली आप 1 टाइम 1x पे ही देखो, क्योंकि मैं बहुत तेज पढ़ाता ही हूं वैसे। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करना, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस वीडियो। कूल, चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, उस टॉपिक को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये पूरा का पूरा सेशन हमने पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके बनाया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हो, माय नेम इज अमृत राज, है ना। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये वेदांत तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ये कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं तो मैं इनकी जगह के पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करना ताकि उनकी मदद हो जाए। ठीक है, मदद कर दो यार, कोई बात नहीं, ज्यादा ग्रीडी नहीं होते सर उसके में से ज्यादा नंबर आ गए तो कोई बात नहीं, उसको दे दो। ठीक है, एंड यस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है भाई, एंड भाई द्रोणा में किस किसने अभी तक रजिस्टर नहीं करा तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, द्रोणा इज अ बैच जिसमें आपके सारे के सारे यूट्यूब के टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स हर्ष सर पढ़ा रहे हैं, एसएसटी सुरभि मैम, केमिस्ट्री अनुभा मैम, ओशन मैम इंग्लिश पढ़ा रही है, मैं बायो पढ़ा रहा हूं। इसमें भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पूरे का पूरा सिलेबस का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपकी ऐसी रगड़ के तैयारी करा देंगे द्रोणा में कि भाई आपको मतलब यू विल नॉट, मतलब जब एग्जाम आएगा ना बोलेगा क्या टुच्चा एग्जाम आया। ठीक है, इसमें टोटल गाइस 60 सेशंस होंगे, 5 मॉक टेस्ट, 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। पूरे सिलेबस का हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज आपके असाइनमेंट होंगे, अनलिमिटेड डाउट आप डाउट ऐप पे पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको 4000 रुपीज की मिल जाएगी व्हेन यू यूज द कोड AR Pro। सर इसमें रजिस्टर कैसे करना है? एक लिंक दिया होगा बच्चे डिस्क्रिप्शन में, है ना, द्रोणा बैच क्लास 10th, उस पर क्लिक करोगे, एक पेज ओपन होगा, वहां पे एक कोड डालो और आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर ये क्या मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा? बेटा 101% हेल्पफुल रहेगा। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि सर मुझे बस ये बता दो पेपर में क्या आएगा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल सेशन है। ठीक है, एंड ऐसे कीप सेइंग, क्लास 10th आपकी जिंदगी में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं, एक ही बार आएगा। ठीक है, तो कोई चांस मत लेना। इस बैच से लास्ट ईयर बहुत बच्चों की हेल्प हुई थी। ठीक है, आप भी इसका फायदा उठाओ इस बार। ठीक है, परफेक्ट। इफ यू कैन अफोर्ड इट आई वुड 101% रिकमेंड इट, क्योंकि लास्ट में आते आते पढ़ने का मन नहीं करता, है ना, और बच्चों को दिक्कत होती है एसएसटी और इंग्लिश में। एसएसटी में तो खास करके पूरी की पूरी एसएसटी कराई जाएगी, इसमें इंग्लिश भी कराई जाएगी। ठीक है, तो आपका ओवरऑल पूरा का पूरा शेड्यूल बना आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एंड में शेड्यूल कैसे मेंटेन करूं? कुछ नहीं करना, इसमें आपकी जब जब क्लास होगी वो क्लास आपको अटेंड करनी है शाम को। ठीक है, सुबह आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करो। ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, एंड आई गारंटी यू, मतलब 60 घंटे यार, 60 आवर्स इफ यू कैन स्टडी समथिंग, ऑब्वियसली वो बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो एक क्लास की कॉस्ट क्या होगी? डिवाइड कर लो 60 से, 66 रुपीज, 66 रुपीज की एक क्लास पढ़ रही है। बेटा जरूर कर लेना, इसको मिस मत करना। ठीक है, तो जैसे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने बताया, वहां पे क्लिक करोगे और ये वाला कोड यूज करोगे तो आपको ये 4000 का होगा, नहीं तो 5000 का है। ठीक है, आई वुड से यूज इट, है ना। चलो, कितने लोग रजिस्टर करने वाले हो? यस, रेज योर हैंड्स। और कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया ऑलरेडी ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि उन्होंने नहीं करा है। ठीक है, तो कर लेना। ओके, तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। 2 मार्कर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, द यीस्ट सेल्स फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर
but they multiply rapidly in sugar solution. Similarly, bread mold grows profusely on a moist slice of bread, but not on a dry slice of bread. Give one reason for both. बताओ, सोचो, देखो application based है. बताओ. Exactly. इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा भाई? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे. ठीक है, और न्यूट्रिएंट, शुगर वाटर क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है यीस्ट को, जबकि नॉर्मल वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाता. दूसरे क्वेश्चन में, सिमिलरली ब्रेड मोल्ड वुड ग्रो प्रोफ्यूजली ऑन अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड नॉट ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड. क्योंकि मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? वाटर. तो यू नीड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर रेप्लिकेशन. ठीक है, तो इसलिए ये ग्रो नहीं कर रहे थे. नाउ व्हाट इज द क्लोन? व्हाई डू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी? बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ना? ऑप्शन में है, बताओ. व्हाट्स अ क्लोन? द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज of their parents and they are called as clones. ठीक है, offsprings produce as a result of asexual reproduction, they are exact copies of their parents and they are called as clones. Why do offsprings formed by asexual reproduction exhibit similarity? क्यों होता है बताओ? वो क्लोन क्यों लगते हैं? Because yes, offspring formed as a result of asexual reproduction exhibit remarkable similarity because they contain the same genetic material as their parent. उनके पास सेम डीएनए होता है जैसे उनके पेरेंट्स के पास होता है. ठीक है, यस. जैसे मैंने बोला, any organism would require nutrients as well as water for their growth and development. Here yeast will not multiply just in water because there will be no nutrients, because with sugars as a source of nutrient they will multiply faster. sugar होना चाहिए because उसको nutrient और पानी दोनों चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा. दूसरे केस में क्या है? इनके पास nutrients है. ब्रेड में तो nutrients होते ही हैं, बट पानी नहीं था स्लाइस ड्राई में, है ना? इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाया. Offspring produced by one parent through asexual reproduction are called as clones because they are exactly similar to their parents. Clones possess exact copy of the DNA of their parent. That is why they show remarkable similarity. मजेदार क्वेश्चन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन. बेटा देखो, अप्लाई करना है आपको. जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, हमें उसको अप्लाई करते जाना है. ठीक है, आई होप आप कर लोगे. ठीक है भाई, ये वाला कलर दिखता है. चलो अगला क्वेश्चन. ठीक है, रेडी? बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्सप्लेन वेदर ट्रेट्स लाइक आई कलर, हाइट आर जेनेटिकली इनहेरिटेड. Do the power to lift weight and reading French also belong to the same category? ये कह रहे हैं भाई आंखों का कलर, हाइट वगैरह ट्रांसफर होता है, बट क्या जो वेट लिफ्ट करने की एबिलिटी है या फिर फ्रेंच पढ़ने की एबिलिटी, ये भी आगे ट्रांसफर होती है? बताओ. नो, दे आर नॉट ट्रांसफर, क्योंकि इसको हम कहते हैं, नाम देते हैं बेटा अक्वायर्ड ट्रेट. इसको कहते हैं हम अक्वायर्ड ट्रेट्स हैं. ये जो है अक्वायर्ड ट्रेट्स है, लिफ्टिंग वेट, फ्रेंच सीखना, गिटार बजाना, एंड दे डू नॉट कॉज नो चेंज इन द डीएनए. दे डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द डीएनए. समझ रहे हो? इसलिए वो इनहेरिट भी नहीं हो सकता. जैसे कि मेरे से मेरे चाइल्ड के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? बाय डीएनए. अब मैंने अगर पावर लिफ्टिंग करी है, फ्रेंच सीखा, ये इससे मेरा डीएनए में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो क्या इंफॉर्मेशन मेरे बच्चे के पास जाएगी? नहीं जाएगी. ठीक है बेटा, तो दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं, एक होता है अक्वायर्ड ट्रेट्स, दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेट. ठीक है, अक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज दे डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द डीएनए, whereas inherited trait are passed on to the next generation because they are present in the DNA. वो डीएनए में ही होते हैं. जैसे कि मेरा आई कलर, मेरी हाइट, ये सब तो डीएनए में ही है ना, इसलिए होता है. नाउ
हाउ डू वेरिएशन अफेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ दोस ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? वेरिएशन से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को क्या मदद मिलती है? बताओ उनको कैसे अफेक्ट होते हैं, बताओ कैसे अफेक्ट करता है, बताओ वेरिएशन। बेटा कभी भी वेरिएशन का क्वेश्चन आ गया ना, आपको दो चीजें लिखनी है। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू सर्वाइव द चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव द चेंजिंग एनवायरमेंट। नंबर 2, इट लीड्स टू एवोल्यूशन। वेरिएशन हमेशा बेटा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल लीड टू एवोल्यूशन, ठीक है ना? सो इट हेल्प्स इन सर्वाइविंग द चेंजिंग एनवायरमेंट। नंबर 2, इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन, ठीक है, आसान, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत सही। यस, आई कलर एंड हाइट are genetically inherited traits as these are expected by genes. No, weightlifting and reading French do not belong to this same category. They are acquired trait. They do not cause any change in the DNA. ठीक है? Variation in the individuals during sexual reproduction give survival advantage to them and extreme environment, और also ये क्या करता है, evolution में भी help करता है, ठीक है, help नहीं करता, ठीक है बेटा। कभी भी वेरिएशन का बेनिफिट आ जाए तो आपको यही लिखना है कि भाई सबसे पहले वो क्या करता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। नंबर 2, वो हमें एवोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन अ पी प्लांट फाइंड द कंट्रास्टिंग ट्रेट इफ पोजीशन ऑफ फ्लावर इज टर्मिनल। इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा? टर्मिनल फ्लावर का कंट्रास्टिंग क्या था मेंडल के में? जल्दी बताओ, सोचो। मैंने बताया था ना वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट याद कर लो, और कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है वो भी याद कर लो। कई बार पेपर में देते हैं, कई बार नहीं देते। चलो बताओ। यस, टर्मिनल का क्या होता है? एक शेल फ्लावर। समझ रहे हो? टर्मिनल फ्लावर मतलब यहां पे टर्मिनल में फ्लावर है, एक शेल फ्लावर मतलब फ्लावर्स यहां पे साइडों में होते हैं, ठीक है। फ्लावर कलर इज व्हाइट इन कलर, इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या है भाई? व्हाइट कलर का है भाई वायलेट, और पर्पल भी कह सकते हो। शेप ऑफ अ पॉट कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्शन का अलग क्या है, ऑपोजिट क्या, कंट्रास्टिंग क्या है? क्या मैं कह सकता हूं राउंड? वेरी गुड, ठीक है। बाकी के 7 क्या है वो भी मुझे बताओ, ठीक है बेटा। और ये तीनों डोमिनेंट है, एक शेल डोमिनेंट है, पर्पल भी डोमिनेंट है, और इन्फ्लेटेड पॉट भी डोमिनेंट, तीनों डोमिनेंट है। मैं बता रहा हूं एक बार वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट पढ़ लेना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज एन एडवांटेज फॉर द टेस्टिस टू बी सिचुएटेड इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द मेन बॉडी कैविटी ऑफ ह्यूमंस? कैन यू थिंक ऑफ वन डिसएडवांटेज? What is the advantage of testes to be situated in the scrotal sac outside the main body cavity of humans? Can you think of one disadvantage? Come on. बताओ क्यों होता है भाई? ये तो मैं पता है कि बाहर क्यों होता है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों भाई 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम क्यों होना चाहिए टेस्टिस का टेम्परेचर? क्योंकि ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज आइडियल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। देन डिसएडवांटेज क्या हो गया भाई, बताओ डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बहुत ही बेसिक है, क्या हो सकता है? एग्जैक्टली भाई, चोट लग सकती है, इंजरी, है ना, कि पता चलो तुम बात करो फट से एक किक आई और डाउन, खत्म हो जाते हो इंसान, ठीक है। सोच के ही मेरे अंदर कांप गया मैं सोच के ही मुझे दर्द हो गया, समझ रहे हो? तो इंजरी हो सकती है इजीली, है ना। तो दैट इज वेरी डेंजरस, आई नो। So yes guys, the testis being situated in the scrotal sac outside the main body cavity helps in formation of the sperm, ठीक है। Formation of the sperm requires lower temperature than the normal body temperature. Disadvantage क्या है भाई?
इज दैट मोर प्रोन टू इंजरी। भाई इसमें इंजरी हो सकती है ना, टेस्टिस पे चोट लग के बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है, बहुत दर्दनाक चीजें हो सकती है, ठीक है। तो गाइस बी वेरी केयरफुल। ओके चलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था भाई। मतलब देखो कुछ चीजें ना आपको बेसिक बेटा अपने दिमाग को लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके लिख देना है। कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये थोड़ी ना लिखेंगे, बट यही तो है चीज, यही तो है, यही तो डिसएडवांटेज है। 5वें सवाल पे आते हुए, डिफाइन एन इकोसिस्टम, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी टू इकोसिस्टम। बताओ इकोसिस्टम क्या है? यस बताओ भाई इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, जहां पे एबायोटिक है ना, नॉन लिविंग, भाई ये सब ज्ञान का प्रदर्शन करना है। बायोटिक, लिविंग चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं और सस्टेन करती हैं, ठीक है। तो यस इकोसिस्टम क्या है? इट्स अ प्लेस वेयर एबायोटिक एंड बायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड सस्टेन लाइफ, ठीक है। टू एग्जांपल भाई, पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये लिख दो नेचुरल इकोसिस्टम है। फिर एक मैनमेड का भी लिख दो, एग्रीकल्चर, बोटानिकल गार्डन, वो मैनमेड है। लिस्ट द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बताओ बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट बताओ, जल्दी बताओ। यस एनिमल्स, हम ही हैं एनिमल्स, ठीक है। प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हो गए बायोटिक। एबायोटिक सॉइल, एयर, सन, विंड, ये सब चीजें एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, ठीक है। बहुत ही आसान। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसिडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग, ठीक है। इकोसिस्टम ऐसे लिखना, इट्स अ सिस्टम, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। बायोटिक क्या है बेटा? फॉरेस्ट हो गया, है ना, मरीन रिसोर्सेस, ये सब क्या है, फिश वगैरह बायोटिक हो गई। एबायोटिक में नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है ना बेटा, जैसे कि क्या कहते हैं, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, जो भी है, ठीक है। बढ़िया, कर लोगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है बताओ, और इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है भी बता देना मुझे। इन दोनों में क्या फर्क है और इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? यस, फूड चेन इज अ sequence of organisms which tells us about energy flow, है ना। It's a sequence of organisms which tells us about how energy flows in an ecosystem. Food web क्या भाई? It is interconnected food chain. बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं तो उसको फूड वेब बन जाता है, ठीक है। Many interconnected food chains combine to form the food web. अब आप कहोगे फूड वेब इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फूड चेन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। क्यों भाई फूड वेब क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि देखो बेटा, फूड वेब में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। जैसे कि एक स्नेक है, वो चूहा भी खा सकता है, स्नेक जो है फ्रॉग को भी खा सकता है, ठीक है। तो अगर फ्रॉग नहीं होगा तो चूहा खा लेगा, चूहा नहीं होगा तो फ्रॉग, तो स्नेक को कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, ये मरेगा नहीं, एक्सटिंक्ट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ अ फूड चेन, अब बस स्नेक जो है फ्रॉग को ही खाता है, तो अगर फ्रॉग आपने हटा दिया तो बेचारा स्नेक तुम्हारा मर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फूड चेन कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फूड वेब। आप ये भी लिख सकते हो और एक एक एग्जांपल बना लेना, है ना। फूड चेन के एग्जांपल बना लेना, जैसे कि ग्रास, है ना, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक लिख दिया, है ना। स्नेक के साथ यहाँ पे रैट बना देना, रैट, फिर रैट के यहाँ पे इंसेक्ट बना देना, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रास बना देना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ओह वेरी गुड। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। फूड चेन में हमेशा एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। फूड वेब में देयर इज मल्टीपल पाथवे ऑफ एनर्जी, मतलब ना कुछ भी खा सकते हो, तो मल्टीपल पाथवे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। एन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड्स ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ अ लोअर ट्रॉफिक लेवल। एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉफिक लेवल हैज एक्सेस टू मोर मेंबर्स, मतलब ऊपर से फूड वेब बस एक को ही खा सकता है, फूड वेब में किसी को भी खा सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल। ये लिख सकते हो आप, ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, ओके। समझ लो,
अगर बस फूड चेन रहेगा तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फूड वेब प्रिवेंट्स दिस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बाय प्रोवाइडिंग मेनी ऑप्शंस टू द एनिमल्स टू चूज फ्रॉम, कि कोई भी कुछ खाना खा लो। वो ना मम्मी मेन्यू देती है, बेटा क्या खाओगे, मम्मी पानी नहीं खाऊंगा, मैगी खानी है तो उस तरीके से ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है फूड वेब में, है ना। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट की तरह है फूड वेब। फूड चेन जो है वो वाली दुकान नहीं जहां बस इडली मिलती है तो फूड चेन इडली वाली दुकान है, फूड वेब मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो तुम ही देख लो तुम्हें कहाँ जाना है। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इडली भी मिलती है बाय द वे ऐसा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगले में पूछ रहे हैं भाई हम, यू हैव सेलेक्टेड टू टॉक ऑन ओजोन लेयर एंड प्रोटेक्शन इन द स्कूल असेंबली ऑन एनवायरमेंट डे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हो भाई, क्या बात है। व्हाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरमेंट? लिस्ट एनी 2 ways that you would stress in your talk to bring the awareness amongst your fellow friends that would also help in protection of ozone layer as well as the environment। बताओ भाई, बढ़िया, बताओ ओजोन लेयर क्यों प्रोटेक्ट करनी चाहिए भाई? तुम बड़े हीरो बन रहे हो एनवायरमेंट डे पे। यस, ग्रेटा थनबर्ग कौन है पता है किसी को? ग्रेटा थनबर्ग, बेटा तुम्हारी उम्र की है, पता है ग्रेटा थनबर्ग कौन है? नहीं, कुछ को पता है? ग्रेटा थनबर्ग बेटा एनवायरमेंटलिस्ट है, तुम्हारी उम्र की है, वो कह रही है एनवायरमेंट, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, ठीक है, गूगल करना, मजा आएगा। ठीक है, बताओ ओजोन लेयर को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए भाई? बिकॉज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। इफ इट इज डिस्ट्रॉयड तो क्या होगा? दिस हार्मफुल एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेस विल रीच द अर्थ एंड कॉज स्किन कैंसर, इट कैन कॉज कैटरैक्ट, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है। लिस्ट एनी 2 ways that you would stress in your talk to bring the awareness among your fellow friends that would also help in protection of ozone layer। तो आप क्या कहोगे? अपने फ्रेंड्स को बोलोगे भाई कि ये अवेयरनेस को आप अपने आसपास अपने नेबरहुड में ही बताओ। एंड नंबर 2, स्टॉप द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC भी कहते हैं। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। वी शुड स्टॉप द यूसेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑल्सो, ताकि, है ना बेटा, ताकि बिकॉज ये जो है ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि ओजोन डिस्ट्रॉय ना हो, है ना बेटा। ओजोन लेयर हेल्प्स इन शील्डिंग द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। इफ ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड, रेडिएशन कैन डायरेक्टली रीच द अर्थ एंड कॉज, क्या करेगा? स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, इम्यून सिस्टम कम कर देगा। ओजोन लेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय using CFC, reduce the usage of air conditioners, removing the pollutant like nitrogen monoxide, ठीक है, मेनली स्टॉपिंग द यूसेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। और अगर आपको याद है, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था बच्चे, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड साइन दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि भाई वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को कम कर देंगे, ठीक है। तो आप ये करना, स्टॉपिंग द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हिच इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रे। नंबर 2 आप ये कह सकते हो, स्प्रेड दिस अवेयरनेस अमॉन्ग्स द नेबर्स आल्सो, अपने नेबर्स को जाके ही बताओ कि ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ना, सो दैट अ चेन इज क्रिएटेड। वो नहीं देखा सलमान भाई का, मैं एक की मदद करूंगा, तुम 3 की, मुझे थैंक यू मत बोलो, 3 और की मदद कर दो। उसी तरह तुम्हें बोलना है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये अपने तक मत रखो, 3 और को बताओ तो तुम्हारे सर पे टमाटर और सड़े हुए अंडे पड़ेंगे, ठीक है ज्यादा हीरो बनता गया तो। एनीवेज, नेक्स्ट वन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। CFC और UNEP का फुल फॉर्म, अरे यार CFC तो मैंने अभी बताया, UNEP का बताओ। चलो, CFC तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने अभी बताया था, UNEP क्या है पता है किसी को? UN तो पता होगा यार, यूनाइटेड नेशन। EP क्या होगा? एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNEP, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
एंड यूएन ईपे। मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करो, बहुत ही बढ़िया, ये सबसे फेवरेट मेरे क्वेश्चन है। जेनेटिक्स वाले में मजा आ जाता है, तब पता चलता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है कि नहीं करी। इफ ह्यूमन बीइंग इन ह्यूमन, इफ जीन बी गिव्स ब्राउन कलर, जीन बी गिव्स ब्लू आईज, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आईज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन? बताओ, कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या होगा? बताओ भाई। देखो बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी कोई कैपिटल में दे देता है उसका मतलब वो डोमिनेंट हो गया, ठीक है। स्मॉल लेटर में वो रिसेसिव। ये एग्जामिनर का तरीका है तुम्हें चुपके से सटल तरीके से बताना, ठीक है, इम्प्लिसिटली बताना। इम्प्लिसिटली मतलब बिना बोले बता देना, बातों ही बातों में बता दिया कि भाई डोमिनेंट क्या। तो ऑब्वियसली कैपिटल भी स्मॉल भी है तो ये ब्राउन होगा, क्योंकि ये क्या है, ब्राउन मुंडे, ये ब्राउन मुंडे हो जाएंगे, क्योंकि भाई कैपिटल भी स्मॉल बी को सप्रेस कर देगा। स्मॉल बी होगा तो ये ब्लू आईज होंगी जो कि हिप्नोटाइज करेंगे, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है। बेटा हमेशा याद रखना, जो रिसेसिव ट्रेट होता है इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमो मतलब जब दोनों सेम हो, बट डोमिनेंट वाला होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। यस, कम ऑन गाइस, हैशटैग ब्राउन मुंडे इन द चैट बॉक्स। ब्राउन मुंडे, यस, कम ऑन, हैशटैग ब्राउन मुंडे इन द चैट बॉक्स गाइस। जल्दी से करो चैट बॉक्स में ब्राउन मुंडे, तभी हम आगे जाएंगे। देसी चरीटा ट्रैक रिपीटा, यस, कर दे ब्राउन मुंडे। चलो 10वां क्वेश्चन। A plant has two varieties, one with red petals and one with white petals. When these two varieties are cross-pollinated, all the offsprings have red petals. Which gene is dominant? बताओ। बहुत ही बढ़िया। आपने रेड को और व्हाइट को ब्रीड करा, सारे के सारे बच्चे रेड निकले, तो भाई क्या डोमिनेंट हो गया? बताओ। ऑब्वियसली बात है, रेड डोमिनेंट हो गया, है ना, क्योंकि ऑफस्प्रिंग सारे के सारे वो है, तो इसलिए रेड। चूज सुटेबल लेटर्स टू रिप्रेजेंट द टू जीन्स। तो रेड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? क्या मैं इसको कैपिटल आर कह सकता हूं? और जो मेरा व्हाइट होगा उसको क्या करूंगा मैं? व्हाइट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल आर से। डन, डन आर डन। यस, मेक सेंस, परफेक्ट। यस गाइस, इट इज रेड कलर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर फॉर रेड, ठीक है, एंड स्मॉल आर फॉर दिस थिंग। और जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे? दे वुड बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो वी विल से रेड का कैपिटल आर, स्मॉल आर इज व्हाइट, दोनों को ब्रीड करा तो हमारा आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे 3 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब शुरू करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। तो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। कहां गया भाई हमारा पेन? यस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा, ठीक है। गिवन इमेज शोज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म एज वेल एज सेक्रीट्स ह्यूमन मेल हार्मोन। बताओ। इजी है, यस। बताओ भाई क्या होगा इसका जवाब? एग्जैक्टली, टेस्टिस, है ना। नेम द हार्मोन इट सेक्रीट्स। बताओ भाई हार्मोन क्या है? कौन सा हार्मोन बनाता है टेस्टिस? यस, आंसर इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ द हार्मोन। हार्मोन का फंक्शन क्या है भाई? बताओ, बहुत ही बढ़िया चीज पूछी है। यस, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यस बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना बच्चे। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना बेटा। एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। तो तीनों चीजों में ये हेल्प करता है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। यस, टेस्टिस का डायग्राम दिया, वैसे पूछा कि क्या करता है? टेस्टिस है ये, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। हार्मोन क्या करता है? स्पर्म प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और भाई
यस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, मतलब फेशियल हेयर हो गया, मोर मसल्स, ब्रॉडर शोल्डर्स, इन सब चीजों में भी हमारा भाई क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन मदद करता है। सही है, यस, बढ़िया। चलो अगला करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये वास्ट डिफरेंस, ऐसे पूछ लेंगे कि दिस इज बी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बी। वास्ट डिफरेंस का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। वास्ट डिफरेंस का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। पता नहीं भाई कहां से स्टार्ट करके कहां खत्म करा मैंने, बट एनीवेज आई गेस आपको समझ आ गया किस तरीके को। ठीक है, अगला 3। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म एज वेल एज सेक्रेट हार्मोन इज टेस्टिस, हार्मोन सेक्रेटेड इज टेस्टोस्टेरोन, they help to stimulate sperm production, development of secondary sexual characters and development and maturation of the sex organs। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 12वां सवाल भाई ये कह रहा है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बताओ, मैंने बताया ना जब भी वेरिएशन का सवाल आए भाई आपको दो ही चीजें लिखनी है। क्यों भाई ये बेनिफिशियल होता है? यस जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। Yes, because it helps an organism it helps a species to overcome changing environment. And it also leads to एवोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही आसान। न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू देयर पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, अब बेटा देखो ये थोड़ा ओपन एंडेड है, इसमें आप कैसे करोगे? चलो बताओ, आप बताओ, पहले सोचो कैसे लिखोगे इसके बारे में। बेटा देखो कोई भी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं ना तो पहले आप सोचो कि अगर आप खुद से करते तो क्या करते। ठीक है, चलो सोचो, अपने दिमाग का प्रयोग करो। प्रयोगशाला में करो, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। यस, देखो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी लिखोगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी लिखोगे। ठीक है, आप लिखोगे दोनों में वेरिएशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है बिकॉज डीएनए जो है दो अलग ऑर्गेनिज्म से आता है। ठीक है, बट स्टिल दे आर सिमिलर टू द पेरेंट। ठीक है, whereas asexual reproduction में they are almost identical, the variation is less as compared to sexual reproduction, but यहां पे भी डीएनए कॉपिंग में थोड़ा एरर हो सकता है, इसकी वजह से वो एकदम 100% आइडेंटिकल नहीं होते। समझ लो, ये मतलब मान लो 99% आइडेंटिकल है, ये होंगे 70% आइडेंटिकल। समझ लो, तो ये ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं, इनमें वेरिएशन कम है, इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बाइनरी फिशन इज डिफरेंट इन अमीबा एज वेल एज लीशमैनिया। बताओ बताओ, बाइनरी फिशन अलग कैसे अमीबा और लीशमैनिया में? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कम ऑन जल्दी बताओ, सोचो। कैसे अलग है? यस, अमीबा में इट इज इरेगुलर, बाइनरी फिशन लीशमैनिया में इट इज लॉन्गिट्यूडनल। मतलब लीशमैनिया ऐसा दिखता है बेटा, ये ऐसे कटता है, अमीबा तो इरेगुलर होता है, कैसे भी कट सकता है। ठीक है, देखो, variations are beneficial for the species over a period of time. Variations are beneficial for the species because they give survival advantage in the changing environment, है ना बेटा? environment चेंज है तो कुछ species में variation होती हैं, वो help करती है उस organism को survive करने के लिए। ठीक है, similarly same DNA while non-identical because variation during copying of the DNA, है ना? वो सिमिलर क्यों है? क्योंकि वेरिएशन होता है ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ द डीएनए इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डीएनए आता है, बिकॉज फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर, वन फ्रॉम मेल पार्टनर एंड वन फ्रॉम द फीमेल पार्टनर इज हैपनिंग, देयरफॉर दे आर सिमिलर बट नॉट, सॉरी, देयरफॉर दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, अमीबा एनी प्लेन, लीशमैनिया इज कट, मतलब जो बाइनरी फिजन होता है इट हैपेंस इन द लॉन्गिट्यूडनल फ्रेम। ठीक है, इंटरेस्टिंग, शानदार, मजेदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा था एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
A doctor advised a patient to go on a diet without sugar and take insulin injection also. Name the disease he is suffering from. Why has he been given the two advice? भाई एक डॉक्टर ने पेशेंट को बोला कि भाई आप बिना शुगर के खाओ और इंसुलिन की इंजेक्शन लो. इन अंकल को क्या डिसीज होगी बताओ, और इनको एडवाइस क्यों दिया हुआ है बताओ. इनको क्या हो गया है, इनको शुगर हो गई है ना, शुगर, शुगर या फिर क्या कहते हैं हम, डायबिटीज हो गई है. ठीक है. Why has been given to control diet of sugar and insulin injection? इनको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनकी बॉडी में जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है ना, आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन एंड टू कंट्रोल देयर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करने के लिए क्या होगा भाई, ये डॉक्टर ने इनको एडवाइस दिया ताकि इनकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रह सके. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है. डिसीजेस डायबिटीज मेलिटस. बेटा देखो दो तरीके का होता है, एक होता है डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस. ठीक है, इंसिपिडस जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से होता है. ठीक है. मेलिटस जो है ना, डायबिटीज मेलिटस जो है ये बेसिकली इंसुलिन की प्रोडक्शन की कमी की वजह से. तो ठीक है, मेलिटस हमेशा याद रखना. The disease is due to insufficiency of insulin secretion, which results in non-absorption of glucose by the cell and its non-conversion to glycogen and liver muscle. इतना ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है? Excess sugar present in the blood is partly passed out along with the urine. Sugar-free diet will reduce the quantity of the sugar in the blood. Injection of insulin will help the cell to pick up glucose for their metabolism and allow liver and muscle to convert it into glycogen. इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो. उनकी शुगर कम करने का, तो अगर उनकी वो शुगर इनटेक कम होगी तो ब्लड में शुगर कम होगा तो डायबिटीज नहीं होगी. दूसरा आप कह सकते हो इंसुलिन इंजेक्शन क्या करेगा, इंसुलिन इंजेक्शन विल हेल्प टू कंट्रोल द एक्सेस शुगर लेवल विच इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. ठीक है बेटा, क्योंकि देखो इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन जब आप लेते, इंसुलिन का जो आपकी बॉडी में बनता है ना, वो सेल्स को प्रमोट करता है कि सारा जो ग्लूकोज है उसको यूज कर ले. तो अगर आप आर्टिफिशियली भी इंसुलिन लोगे तो इट विल प्रमोट द अब्जॉर्प्शन ऑफ द glucose from the blood into the cell. ठीक है. और शुगर का पता कैसे चलता है, जब आपको शुगर होती है तो आपके यूरिन में भी शुगर होता है, तो डॉक्टर आपको कहता है कि भाई यूरिन सैंपल से आपको पता चल जाएगा कि उसको शुगर है कि नहीं. ठीक है, तो डॉक्टर आपसे आपका यूरिन सैंपल लेगा टू चेक वेदर यू हैव शुगर और नॉट. कूल. नेक्स्ट वन. इन ह्यूमंस देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल will be born. Justify the statement on the basis of mechanism of sex determination in human beings. ये मैंने बताया हुआ है भाई, क्या बढ़िया सवाल है. जब भी आएगा आपको क्या करना है, ठीक है. मेल बनाएगा भाई XY, फीमेल का होगा XX. मेल will produce X sperm and Y sperm. Female produce only one type of egg. If these two fertilize, it will be XX female. If these two fertilize, it will be XY male. बस यही बनाना है, इसको एक्सप्लेन कर देना. ठीक है. You will say male produces two types of gamete. 50% have X chromosome in them, 50% have Y chromosome in them. If X fertilizes the egg, it will be a female. If Y chromosome fertilizes an egg, it will be a male. ठीक है, बस ये लिखना है. The sex of an infant is determined by the type of sex chromosome contributed by the male gamete. A male produces two types of sperm. One type bears 22 plus X composition and the other 22 plus Y. Therefore, a male sperm has 50% sperm with X chromosome and other 50% with Y chromosome. That gives the probability of this. बेटा देखो ये तो अपने वर्ड्स में लिखना ज्यादा सही रहेगा. रट्टा आप मार सकते हो, बट अगर आप जैसे ही ये ड्रॉ कर देते हो ना तो टीचर को समझ आ जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन तो आता है. तभी मैं कहता हूं कि डायग्राम बेस्ड आपको अप्रोच रखनी है. ओके, यू हैव टू डू एवरीथिंग डायग्राम बेस्ड. ओके, नेक्स्ट वन. With the help of Mendel's experiment, show that trait may be dominant and recessive. Traits are inherited independently.
अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाला प्रूव करने के लिए और ये वाला प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, बताओ भाई। पहला वाला आपको देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैंने बताया था बाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आप ये करोगे है ना, ट्रेट डोमिनेंट की रिसेसिव, और ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ये कैसे करोगे, ये करोगे आप विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, यू डू विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, वही तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज will be obtained. Hybrid progeny exhibiting one parental trait and one other trait was never expressed in the F1 generation. It suggested that two of the alleles can be either dominant or recessive, and the presence of the dominant allele will in F1 hybrid mask the expression of the other. बेटा तो आपको देखो, आपको ऐसे कहानी नहीं लिखनी, आपको क्या करना है, आपको बनाना पड़ेगा। You will have to make it. ठीक है, यहां पे फिर F1 लिखोगे, F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है, फिर आएगा F2, इसको सेल्फ कर दोगे, इस तरीके से आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम फॉर द डाइहाइब्रिड क्रॉस आल्सो, ठीक है। कहानी आप मार सकते हो बट आप डायग्राम बना लोगे ना तो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है आपकी नॉलेज के बारे में, ठीक है। सेम, अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑब्टेन्ड dihybrid progeny exhibiting the only dominant trait. However, selfing of the F1 hybrid obtains both parental and new combination. In dihybrid cross जब आप F1 की सेल्फिंग करते हो तो पेरेंटल ट्रेट्स तो आते ही आते हैं और नए कॉम्बिनेशन भी आते हैं। ये नए कॉम्बिनेशन क्यों आए? क्योंकि जो कैरेक्टर्स है वो आपस में जुड़े नहीं है, दे कैन कम इन एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। Yes, however, selfing of F1 hybrids obtains both parental and new combination of the traits in the ratio 9:3:1 in F2 generation, suggesting independent assortment of character. इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। डायग्राम बनाना मस्ट है बेटा, मैं बता रहा हूं, डायग्राम इज अ मस्ट इन बोथ। डायग्राम, बाय डायग्राम आई मीन फ्लो चार्ट। कूल, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्योर ब्रेड पी प्लांट ए आर क्रॉस्ड विद प्योर ब्रेड पी प्लांट बी। It is found that the plants which look like A do not appear in the F1 generation but re-emerge in the F2. Which of the plant A and B are tall and dwarf? बताओ, बहुत ही इजी सवाल है। बताओ, प्लांट विच लुक लाइक ए डू नॉट अपीयर इन द F1, F1 में आया ही नहीं तो वो क्या होगा, F1 में आया नहीं तो ये हो गया हमारा डॉर्फ, क्योंकि डॉर्फ रिसेसिव है। ये क्या हो गया हमारा, टॉल हो गया बी, है ना। गिव रीजन फॉर योर दिस थिंग, इसके लिए आप लिखोगे रीजन क्या है, लॉ ऑफ, इसका रीजन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, B is a tall plant because A does not at all appear in the F1 generation as only dominant trait of tallness is expressed during the first generation. A is dwarfed because it had recessive traits which made him not appear in the F1 generation. But when they are crossbred again with tall plant, they appear in the F2 जनरेशन। इसमें अब बेटा सीधा देखो, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज द कीवर्ड आई वुड से, कि जब आपको जब भी लिखेंगे कि गिव रीजन कि भाई ये एक्सप्रेस हो रहा है, ये एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा, तो आपको लिखना है कि बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, द वन बी इज एबल टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ ए, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा 17th क्वेश्चन गाइस। इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। Suggest one change we can incorporate in our lifestyle in order to reduce non-biodegradable waste. The following organism form a food chain: insect, hawk,
grass, snake, frog. Which of these will have highest concentration of non-biodegradable chemicals? Name the phenomena. बताओ. Yes guys, इसका क्या होगा? Improvement in our lifestyle has resulted in greater amount of waste. Suggest one change you can incorporate in our lifestyle in order to reduce the non-biodegradable waste. क्या करोगे बेटा? Tell me. Can you write? We should adopt 3R strategy. That is reduce, reuse, and recycle. ठीक है, इस तरीके से यूज कर लेना. The following organism form of food chain: insect, hawk, grass, snake, frog. Which of these will have highest concentration of biodegradable chemicals? Name the phenomena. बताओ. तो बेटा देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, आपको भाई सीधा सीधा फूड चेन बना देनी है. ठीक है, तो फूड चेन कैसे बनाओगे बताओ. सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर. भाई लिख दो कि भाई ग्रास है ना, ग्रास पे लिख दो प्रोड्यूसर. ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा भाई? ग्रास के बाद क्या आता है? इंसेक्ट है ना, इसको लिख दो प्राइमरी कंज्यूमर है ना. फिर क्या हुआ? इंसेक्ट के बाद क्या आएगा भाई? हमारा फ्रॉग. फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, फिर आ गया हमारा स्नेक, टर्शियरी कंज्यूमर. फिर आ गया हमारा हॉक. ठीक है, ये हमारा आ गया भाई टॉप पे क्वार्टनरी कंज्यूमर जो भी है. ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा आपने फूड चेन बना दिया, आपको बता दिया, आपको पता है, आपने पता है क्या क्या बता दिया. आपको पता है कि प्रोड्यूसर क्या होता है, आपको पता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, है ना. अब आप कहोगे सबसे टॉप पे ये हमारा हॉक है, तो इट विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस थिंग. क्यों? क्योंकि भाई ये जो केमिकल्स है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ. बायो समझ रहे हो? मतलब डायग्राम बनाओ. ठीक है, पूछा जाए ऐसा नहीं बनाना, ऐसा ट्रायंगल से बना दो भाई. ट्रायंगल बना दो, यहां पे लिख दो प्रोड्यूसर ग्रास है ना. फिर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिख दो प्राइमरी कंज्यूमर हमारा इंसेक्ट है, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग है ना, इस तरीके से लिख दो. और सबसे ऊपर लिख दो चील. चील हमारा हॉक है ना. चील हमारा सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा. इस तरीके से लिखना है. ठीक है. The day-to-day improvement in our lifestyle has resulted in greater amounts of waste generation. The use of disposable items like paper, plate, plastic item, polythene, etc. can reduce. Changes in packaging of different items also results in more waste. है ना? Suggestion: reuse of plastic, polythene, है ना बेटा? Reduce non-biodegradable waste. Also use bags of paper can be used instead. मतलब सेम चीज. 3R strategy को थोड़ा elaborate कर दिया. ठीक है, उसको देखो आप elaborate करके लिखो. जैसे कि इसमें देखा है रिड्यूस क्या कर रहे हैं? रिड्यूस हम कर रहे हैं यूसेज ऑफ प्लास्टिक, है ना बेटा. रिड्यूस क्या कर रहे हैं हम? यूसेज ऑफ प्लास्टिक आइटम, पॉलीथीन वगैरह. रीयूज क्या कर रहे हैं हम? प्लास्टिक कंटेनर्स. अब लिखो रीयूज प्लास्टिक, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट 3 R's, अब रिड्यूस क्या रिड्यूस करना है? यूज ऑफ पॉलीथीन, है ना, और क्या कहते हैं पॉलीथीन बैग्स वगैरह, बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स को रिड्यूस करो. रीयूज क्या करो? प्लास्टिक कंटेनर्स को, पॉलीथीन बैग को रीयूज करो, है ना. रिसाइकल क्या करो? पेपर बैग को, पेपर को रिसाइकल करो. ठीक है, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, हॉक विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल. फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज बायोमैग्निफिकेशन. देखो सिंपल सा लिखा हुआ है इसमें. अगर आप एक ऐड कर दो डायग्राम ऐसा वाला, और यहां पे बना दो हॉक, यहां पे लिख दो ग्रास, बताओ टीचर इंप्रेस हो जाएगा, कहेगा यार इसको तो सब पता है भाई. टॉप पे हॉक है, नीचे ग्रास है, यहाँ पे इंसेक्ट है, फ्रॉग है ना, और क्या है? स्नेक है. तो इसको सब पता है बच्चे को कि फूड, आपने बता दिया कि आपको फूड चेन भी पता है, आपको ट्रॉफिक लेवल्स भी पता है, तो आपको सब पता है. ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे. ठीक है, अगला 18. वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन पीरियडिकली. बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार हम कर चुके हैं. बताओ क्यों? यस, जल्दी बताओ. क्योंकि भाई पॉन्ड में देर आर एनफ डीकंपोजर्स.
एनफ डीकंपोजर्स आर प्रेजेंट एक्वेरियम में, आप लिख सकते हो एक्वेरियम इज नॉट अ कंप्लीट इकोसिस्टम। इसमें आप लिख सकते हो नॉट, इट्स नॉट अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, कंप्लीट इकोसिस्टम बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? प्रोड्यूसर चाहिए होता है, कंज्यूमर और डीकंपोजर, आपको तीनों चाहिए रहेगा। ठीक है, yes, ponds and lakes are natural ecosystem of planet earth and they contain decomposers. Decomposers help in clean dead organism and other organic matter produced, but an aquarium is an artificial ecosystem. ये भी देखो बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। क्या नेचुरल इकोसिस्टम एक कीवर्ड है, ये क्या है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक और कीवर्ड है ना। इट कैन नॉट कंटेन डिकम्पोजर एंड दैट क्लेंस इट, हेंस एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन प्योर। ये बहुत ही अच्छा आंसर है, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, परफेक्ट। 19वां क्वेश्चन, राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टील पीस ऑफ ब्रेड। राजेश ने ग्रीन कलर का पाउडर देखा ब्रेड ऑफ पीस पे, ब्रेड के पीस पे। नेम द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है भाई, और कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बताओ? कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है? बताओ। यस गाइस, आंसर इज राइजोपस। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो फंगाई। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन। अब ये पूछा व्हाट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा देखो, वेजिटेटिव पार्ट वो होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता जनरली। जैसे कि इसका देखो, ये है हाइफे। हाइफे इज अ वेजिटेटिव पार्ट। ये क्या है? स्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर्स हैं। ठीक है, दिस इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देखो, द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड is due to bread mold, rhizopus, which reproduces by spore formation. Hyphae or the thread-like structure are the vegetative part and tiny blob-like structure, sporangia, are the reproductive part. बेटा देखो, आपको बताना है, ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ करके बताओगे तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, समझ रहे हो? ऐसे ड्रॉ करके ये बताओ ये है हाइफे, ये बताओ ये स्पोरेंजिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये स्पोर्स है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कर लोगे? यस, चलो वेरी गुड। अगला अब हम करते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, सही है? तैयार हो? ताली बजाओ पहले भाई, 3 मार्क खत्म करा हमने। वेरी गुड, चलो 4 मार्क का स्टार्ट करते हैं, है ना। ताली बजाओ और लाइक करो पहले तो, चैनल को लाइक करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। चलो वेरी गुड। हमारा व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट 2 रीजंस। बताओ भाई, मेंडल अंकल ने गार्डन पी को चूज क्यों किया? बहुत ही आसान है, हमने देखे थे बहुत सारे रीजंस, उनमें से 2 बताने हैं। ये लिख सकते हो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वर देयर व्हिच कुड इजीली बी स्टडीड, है ना। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, और क्या हो सकता है? इजी टू सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेट करना, है ना। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेट करना इजी है इनको, तो ये सब चीजें भी है। और क्या कर सकते हैं बताओ? लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इजी पेरेनियल है, हर साल में मतलब 3-4 बार, शॉर्ट लाइफ स्पैन इनकी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट टू कंट्रास्टिंग विजिबल ट्रेट ऑफ गार्डन पी मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। बताओ भाई, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट में से 2 बता दो, है ना। शेप क्या होगा? राउंड एंड रिंकल्ड। हाइट टॉल एंड शॉर्ट, है ना। पॉड शेप रिंकल्ड एंड इन्फ्लेटेड, ऐसे कर सकते हो। Explain in brief how Mendel interpreted his results to show that traits may be dominant or recessive. देखो, जब भी इस प्रकार का सवाल आ गया, मैंने आपको बताया क्या बनाना है आपको, वो आपको पूरा का पूरा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 हो गया। F2 में ये पूरा पुनेट स्क्वायर बना के आपको दिखाना है, आपको बताना है फिनोटिपिक रेशियो ये है, जीनोटिपिक रेशियो है। तो ये तभी हो सकता है जब भाई F1 में ये एग्जिस्ट कर रहा था बट इसने इसको मास्क कर रखा था। ठीक है, तो when Mendel crossed 2 pea plants with a pair of contrasting characters, shape, color, height, etc.,
Only one character appeared in all the members of the F1 progeny, other two remains hidden. ठीक है, the other one remains hidden. On selfing F1, the hidden character reappeared in just 25% of the offspring, and other 75% shared the character expressed in the F1. Mendel concluded that the character expressed their traits while the other is recessive. ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये तो वर्बल आपने लिखा है. वर्बल के साथ मैंने जो कहता ना वो डायग्राम, वो पूरा का पूरा बनाना है. कभी भी बिना लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्वेश्चन आ जाए बिना डायग्राम बताए मत आना. ठीक है, अगला. हाउ डू एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. ये क्या मैंने बताया, जब भी ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली आएगा, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है भाई, बताओ जल्दी बताओ. हमें लिखना है भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखना है. हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखना ही नहीं, बनाना भी है ना. ब्रीड विद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. यहां पे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो सारे के सारे F1 में क्या होगा, राउंड एंड येलो. और F2 का भी आपको अकॉर्डिंगली बना देना, मैं नहीं बना रहा क्योंकि बहुत बड़ा है वो. ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. सेम चीज यहां पे लिखनी है और ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के लिख देने हैं, है ना. और आपको लिखना है भाई फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1. ठीक है, 9 क्या है, राउंड एंड येलो. 3 क्या है, राउंड एंड ग्रीन. बाकी के 3 क्या है भाई, येलो एंड रिंकल्ड. और एक क्या है हमारा, रिंकल्ड एंड ग्रीन. ठीक है. मेंडल कैरिड आउट डायहाइब्रिड क्रॉस बाय क्रॉसिंग 2 pea प्लांट differing in contrasting traits of 2 characters. For example, he crossed a pea plant having yellow color and round seed with a pea having green color and wrinkled seed. In the F1 generation, he obtained pea plant with 2 parental and 2 recombinant phenotypes as yellow and round and green and wrinkled, and yellow and wrinkled and green and round. ये F2 में, if in F1 ये F2. This indicated that traits separated from their original parental combinations and got inherited independently. ये वाला याद करना है तो याद कर सकते हो, रेफरेंस आंसर की तरह इसको यूज कर सकते हो. जल्दी से एक बार रीड कर लो. यस, इसको आप रेफरेंस आंसर की तरह यूज कर सकते हो. ठीक है, चलो अगला 22. बहुत ही बढ़िया सवाल है. A scientist removed few cells from the young bud of a plant and placed it in suitable medium. ठीक है भाई, कुछ सेल्स को उन्होंने निकाल के एक मीडियम में डाल दिया. This led to the formation of a shapeless lump of mass called as X. This X was later transferred to another medium which stimulated it to develop roots. ठीक है भाई. When X with developed root is placed in yet another medium which promotes development of shoots to form tiny plantlets, these plantlets can be transplanted in pots or soil where they can grow to form mature plants. What is the shapeless lump of mass X called as? ये बेटा टिश्यू कल्चर का है. ये किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर का एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बताओ, मास शेपलेस मास ऑफ लम्प को क्या कहते हैं हम टिश्यू कल्चर में करते क्या, चलो ये बताओ. टिश्यू कल्चर में क्या कहते हैं, हम एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं. टिश्यू क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स. उसको हम एक न्यूट्रिटिव मीडियम में डालते हैं. तो जो मास ऑफ सेल होता है वो क्या करता है, वो डिवाइड होके वो एक कलेक्शन ऑफ सेल्स बना लेता है, मास ऑफ सेल्स. उस मास ऑफ सेल्स को हम कहते हैं कैलस. क्या कहते हैं, कैलस. तो जब ये कैलस बन जाता है, मतलब कुछ सेल से एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है कैलस. अब इस कैलस को मैं दूसरे न्यूट्रिटिव मीडियम में डालूंगा, इस कैलस को मैं दूसरे न्यूट्रिटिव मीडियम में डालूंगा ना, तो क्या होगा, ये एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा. फिर इसको हम कहते हैं प्लांटलेट. कैलस से क्या बना, प्लांटलेट. और इस प्लांटलेट को मैं फील्ड में लगा सकता हूं. तो क्या किया मैंने, पहले टिश्यू लिया. ठीक है, टिश्यू को ग्रो किया मैंने न्यूट्रिटिव मीडियम नंबर 1 में. ठीक है, टिश्यू को कहां ग्रो करा, न्यूट्रिटिव मीडियम नंबर 1 में. वहां पे क्या बन गया, कैलस. फिर उसको मैंने दूसरी जगह ट्रांसफर करा तो वो क्या बन गया, प्लांटलेट. ठीक है, वेरी गुड.
What is the name given to this method of reproducing by plant? It is called as tissue culture. इसको कहते हैं हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है बेटा. State any two advantage of this method of producing plant. बताओ क्या एडवांटेज हो सकता है. ये बहुत अच्छा सवाल है. क्या एडवांटेज हो सकता है बताओ भाई कोई. सोचो थोड़ा. यस. क्या मैं इससे सीडलेस प्लांट ग्रो कर सकता हूं. सीडलेस प्लांट, वो वाले प्लांट जिनके सीड नहीं होते वो ग्रो कर सकता हूं, है ना. ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है फॉर जर्मिनेशन, है ना. अगर मैं प्लांटलेट को डायरेक्ट प्लांट कर रहा हूं सॉइल में तब तो वो ग्रो करेगा ही करेगा, है ना. तो ये सब एडवांटेज हो गए. डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरी एंड टेस्टिस. भाई बहुत ही आसान है. बताओ क्या क्या लिखोगे. ओवरी और टेस्टिस में क्या फर्क लिखोगे जल्दी बताओ. यस. ओवरी फीमेल में होता है, टेस्टिस मेल में होता है. ओवरी एग प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है. हार्मोन बना दो, टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ऐसे कर सकते हो, ठीक है. शेपलेस lump of mass kit called as callus. This method of production of new plant is known as tissue culture. Two advantages, है ना. New plant is obtained in very short time. Plants can be grown throughout the year irrespective of the season. और seedless plant भी हम grow कर सकते हैं. Ovary और testis का मैंने बता दिया भाई, है ना. Primary sex organ in female, sex organ in male. हार्मोन बनाता है, मैंने बताया हार्मोन, है ना. Ovary remain functional up to 50 to 55 years, whereas testis can keep producing sperm throughout the life. Okay, ये भी लिख सकते हो आप. ये भी लिख सकते हो कि ovary produces egg which has X chromosome, whereas testis produces sperm which can have X और Y chromosome. ये सब भी जितने भी पॉइंट आ सकते हैं आप लिख सकते हो based on the number of marks. अच्छा सवाल था. यस. सवाल अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. ये देखो ये भी बहुत ही बढ़िया सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट है. इन सर्जिकल मेथड of birth control available for males, the structure A in reproductive system are cut and ligated. Structure A को आपने काटा, उसको टाई करा है at both ends. This prevents reproductive cells B from coming out of the organ C where they are made in the male body. Since B cannot come out of the male body, they cannot fuse with the cell D in the body of the female, hence the pregnancy is prevented. बहुत ही मजेदार सवाल है. What is structure A, B, C, D? बताओ. A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है. बहुत ही बढ़िया सवाल है. इसी तरह का आएगा बेटा सवाल एप्लीकेशन बेस्ड. बताओ. स्ट्रक्चर ए क्या काटा है हमने यहां पे. वास डिफरेंस, है ना. वैसेक्टोमी हुई है यहां पे. प्रोसेस का नाम वैसेक्टोमी और वास डिफरेंस को कट करा गया है. व्हाट आर द सेल्स बी. दिस प्रिवेंट्स द रिप्रोडक्टिव सेल्स बी फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द ऑर्गन सी. बी क्या हो गया भाई, स्पर्म. ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आने से, है ना. ऑर्गन क्या हो गया भाई, सी. स्पर्म कहां से निकल के आते हैं. यस जल्दी बताओ. एग्जैक्टली टेस्टिस. What is the cell D? D क्या है भाई. They cannot fuse with the D in the body of a female. D क्या है, टेस्टिस. स्पर्म किससे फ्यूज करता है, ओवम और एग. What is the name of the surgical procedure of the birth control for male? क्या बेटा, वैसेक्टोमी, है ना. वास डिफरेंस कट करा है तो वैसेक्टोमी. फलोपियन ट्यूब कट करते हैं इन फीमेल तो क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी. बेटा याद रखना ट्यूब से. फलोपियन ट्यूब कौन होता है, फीमेल में होता है, तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होगी. वास डिफरेंस मेल में होता है तो वासेक्टोमी मेल में होगी. मजेदार, बहुत बड़े सवाल है ना. यस. स्ट्रक्चर ए इज अ स्पर्म डक और वास डिफरेंस, है ना. द सेल बी इज स्पर्म. ऑर्गन सी इज टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म. द सेल डी इज गैमेट और क्या है, ओवम. सर्जिकल प्रोसीजर इज वैसेक्टोमी. ठीक है. अगला बहुत ही बढ़िया सवाल है. सजेस्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर द prosperity of a country. Also explain about each method briefly. बताओ भाई क्या क्या है वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन.
जल्दी बताओ। What are the various methods of contraceptions? बैरियर मेथड है ना, कॉन्डम्स। ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग द एग। ये स्पर्म और एग को फिजिकली मीट करने से रोकते हैं, ठीक है। और क्या होगा? यस, केमिकल मेथड्स। इसमें क्या होता है? पिल्स, है ना। तीसरा है मान लो आईयूडीज, है ना। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी हो गया। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस मतलब इनसाइड द यूट्रस। ये जो कॉपर टी है यूट्रस के अंदर फिट करा जाता है। चौथा क्या हो गया भाई? सर्जिकल मेथड्स। जो क्या? वैसेक्टॉमी या फिर ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। थोड़ा डिटेल में लिखो। बैरियर मेथड और केमिकल मेथड, that is contraception, prevents meeting of the sperm and the ova. Chemical method, oral pills, they change the hormonal balance of the female partner so that the eggs are not released. या फिर देखो केमिकल मेथड्स क्या करते हैं? वो एग को रिलीज होने से रोकते हैं, या फिर जो यूट्रस होता है ना हमारा, यूट्रस को अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस में जो हमारा एम्ब्रियो है वो आके अटैच नहीं हो पाए, ऐसा कर देता है यूट्रस को। अगर इंप्लांटेशन होगा ही नहीं तो क्या एम्ब्रियो डेवलप होगा? एम्ब्रियो से फीटस बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये करता है केमिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं? द वास्ट डिफरेंस इन मेल इज ब्लॉक्ड और कट और टाइड। द फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज ब्लॉक्ड एंड कट एंड टाइड, है ना। देन आईयूसीडीज और लूप ऑफ हेनले, सॉरी आईयूसीडीज, उसको लूप भी कहते हैं, एक लिपेज लूप करके होता है, वो भी एक आईयूडी होता है, ठीक है। हेनलेस लूप में पहुंच गया, पता नहीं क्यों मैं, एनीवेज, ठीक है। हाँ, कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये भी क्या करते हैं? यूट्रस को अनसूटेबल फॉर इंप्लांटेशन बना देते हैं या फिर स्पर्म को ही रोक देते हैं, ठीक है। तो ये सब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्शन पे सवाल आ सकता है। चलो अगला, ये बहुत ही सही है भाई। सी वाटर कंटेन्स वाटर बीटल, टैडपोल, फिश एंड वीड्स। राइट अ फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। बताओ भाई, बहुत ही सही। बीटल, टैडपोल, फिश और वीड है। बताओ कैसे? मैंने बताया ना क्या बनाएंगे, हम सीधा डायग्राम बना देंगे भाई। हम क्या करेंगे? हम मजाक नहीं करेंगे, हम सीधा डायग्राम बना लेंगे, ऐसा, खत्म, ठीक है। डायग्राम बना के सबसे नीचे क्या आएगा भाई? सबसे नीचे आएगा हमारा प्रोड्यूसर, है ना। यहां पे लिख देंगे प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर में क्या लिखोगे? हमारा वीड, है ना। वीड क्या है? प्लांट ही तो था भाई, प्लांट ही तो था, सीवीड भी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, वीड को कौन खाएगा? वाटर बीटल्स, टैडपोल या फिश? बताओ। ठीक है बेटा, बीटल्स खाएंगी। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है हमारा? टैडपोल, ठीक है। सबसे टर्शियरी कंज्यूमर है हमारा फिश, ठीक है। नाउ विच ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन आर हर्बीवोर एंड कार्निवोर? बहुत ही सही पूछा है भाई। हर्बीवोर कौन है? बीटल जो है हर्बीवोर है क्योंकि ये प्लांट को खाता है। कार्निवोर क्या? ये दोनों क्या है? कार्निवोर, फिश और टैडपोल, ठीक है। जो कि क्या खाते हैं? कार्निवोर कैन ईट फ्लेश एज वेल एज दिस थिंग, है ना, प्लांट ऑल्सो। विच ऑर्गेनिज्म आर प्रेडेटर एंड प्रे? प्रेडेटर कौन है भाई? फिश, टैडपोल प्रेडेटर है, प्रे क्या है भाई? हमारा बीटल जो है प्रे है। विच ऑर्गेनिज्म कैन ट्रैप सोलर एनर्जी टू मेक फूड? बताओ। हमारा वीड। विच ऑर्गेनिज्म इज सेकेंडरी कंज्यूमर? टैडपोल। बहुत ही खतरनाक सा बढ़िया सा सवाल है ना बेटा। वेरी गुड। आई गेस ये गलती होगी मेरे से। बीटल बड़े होते हैं, टैडपोल
छोटे होते हैं, तो बीटल जो है टैडपोल को खाएंगे, टैडपोल ईटिंग द बीटल, मुझे लग ही रहा था, हल्का सा डाउट था मुझे। तो बेटा ऐसा ऐसा गड़बड़ हो सकता है आपके साथ भी पेपर में, ठीक है। तो अब ऐसा सवाल आ गया कि भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार बीटल क्या है, टैडपोल क्या है, ठीक है, तब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आई गेस आपको थोड़ा सा फ्लूक लगाना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि देखो टैडपोल और बीटल में आपको फर्क पता है तो दैट इज गुड, मेरे को तो पता नहीं था तो मेरे से गलत हो गया, ठीक है, बट आपको अब पता चल जाएगा, अगर अब आपके पेपर में आएगा तो आपको पता है कि भाई टैडपोल यहां पे आएगा और बीटल जो है इसके ऊपर आएगा, है ना, तो अब आप अच्छे से कर लोगे इसको, ठीक है। तो गाइस देखो ये ऐसे सवाल आएंगे, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको पता नहीं होंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे, बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। व्हाट वुड यू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ठीक है। नो वन इज इम्यून यार, देखो मैंने भी पहली बार करा तो मेरे से गलत हो गया अब, बट लेकिन नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं पक्का सही करूंगा इसको समझ रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, मतलब तभी हम आपको कहते हैं कि आपको जितना हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपकी कोई गलती ना हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। A forest ecosystem having a lot of green plants has some foxes, lions and rabbits in it. Write a food chain comprising of all the 4 organisms mentioned above. देखो अगेन भाई आपको फूड चेन बनानी है, बताओ बनाओ फूड चेन, क्या है भाई, ग्रीन प्लांट, फॉक्सेस, लायंस एंड रैबिट, अगेन सेम है, ये तो इजी है, ये तो पता ही है हमें, है ना बेटा, ग्रीन प्लांट्स, रैबिट, फॉक्स, लायन, बट सीधा लिखना आपको प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंज्यूमर, ऐसे, ठीक है। नेम 1 हर्बीवोर एंड 2 कार्निवोर्स इन द फूड चेन। हर्बीवोर कौन है, हमारा बेटा रैबिट, कार्निवोर कौन हो सकते हैं बताओ, कार्निवोर इज फ्लैश ईटिंग, है ना, यस, आई गेस मैंने कार्निवोर को ओमनिवोर में कंफ्यूज कर दिया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, सो सॉरी, है ना, तो कार्निवोर है, फ्लैश ईटिंग, कौन है, हमारा फेवरेट वुल्फ और हमारा फेवरेट लाइन, एक्सक्यूज मी। नेम द लिंक विच इज द प्रेडेटर एज वेल एज द प्रे। कौन इनमें से प्रेडेटर और प्रे भी है, क्या मैं कह सकता हूं जो फॉक्स है, वुल्फ नहीं सॉरी फॉक्स, जो फॉक्स है वो देखो इसको तो प्रेडेटर कर रहा है, प्रेडेट कर रहा है, बट लायन का प्रे भी बन सकता है, तो फॉक्स हो गया। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या है भाई, यस बेटा हर्बीवोर है, दैट इज रैबिट, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर है, दैट इज वुल्फ। Which link of the food chain can feed on second trophic level as well as third trophic level independently? सेकेंड और थर्ड को कौन खा सकता है, हमारा लायन, है ना बच्चे। इफ सन प्रोवाइड्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी टू द प्लांट, यहां पे 1000 जूल है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द फॉक्स थ्रू द फूड चेन, मतलब नीचे 1000 जूल्स हैं भाई, फॉक्स के पास कितना जाएगा बच्चों बताओ, 10% लॉ लगाओ, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 1000 है, यहाँ पे 100 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 10, है ना, बहुत सही। सो ग्रीन प्लांट, रैबिट, फॉक्स एंड लायन, है ना, ये तो हमने कर लिया था। रैबिट, फॉक्स एंड लायन आर दिस थिंग, फॉक्स प्रे भी है, प्रेडेटर भी है, रैबिट, फॉक्स, लायन एंड 0.1, क्यों भाई 0.1 कैसे, यहाँ पे 1000 जूल्स है, इफ देयर हाउ मच विल बी ट्रांसफर, रैबिट पे गया 100, फॉक्स पे गया 10, 10 होगा नॉट 0.1, सही है ना, 10 ही जाएगा ना, 1000 से 100 हुआ 10 और लाइन के पास 1 जाएगा भाई, इन्हें गलत कर दिया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 27th क्वेश्चन, नेम द हार्मोन विच इज रिलीज्ड व्हेन वी आर इन स्केरी सिचुएशन, स्केरी राइट टू इफेक्ट्स ऑफ द हार्मोन ऑन आवर बॉडी दैट एनेबल द बॉडी टू डील विद द सिचुएशन, बताओ जब आप डरे हुए हो तो आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन बनता है और वो क्या करता है, इस गाइस बताओ,
क्या कह सकता हूं, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन बनता है जो कि आपका एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ना। ये क्या करता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ाता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग बढ़ाता है, सो दैट मोर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस इन द बॉडी। आपका मेटाबॉलिज्म को भी और फास्ट करता है ना। एड्रेनालिन प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला, इट्स अ इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इट रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या करता है, पेरिफेरल मतलब जो बाकी स्किन में ब्लड वेसल जाए ना उनको रोक के और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रोक के मसल्स को भेजता है ताकि वहां पे और एनर्जी प्रोड्यूस हो। मोर ब्लड फ्लो थ्रू द स्केलेटल एंड द हार्ट मसल, है ना, मतलब मसल और हार्ट में ज्यादा ब्लड फ्लो करता है। इंक्रीजेस ब्रीदिंग एंड गिव्स मोर ऑक्सीजन, इंक्रीजेस हार्ट रेट, मोबिलाइजेस मोर ग्लूकोज टू द मसल्स फॉर हायर एक्टिविटी। मसल्स को यहाँ पे भेजता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, बहुत ही बढ़िया सवाल है। थ्रू अ रिफ्लेक्स एक्शन व्हिच ऑकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज, बहुत ही सही है बेटा। रिफ्लेक्स आर्क बनाना है आपको, है ना। तो क्या होगा भाई, यहां पे ऑर्गन क्या होगा, आईज आपके रिसेप्टर हो गए, ठीक है। जब आपने इन्होंने साफ बता रखा है तो रिसेप्टर में आपको रिसेप्टर लिखना है, टच मतलब वो रिसेप्टर नहीं, आपको आईज लिखना है, ठीक है। आईज से इंफॉर्मेशन कौन ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, इसको लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से इट विल कम टू मोटर न्यूरॉन, है ना। यस, ब्राइट लाइट आएगी तो क्या होगा, इफेक्टर भी क्या होगा इसमें, आईज, है ना। और यहां पे लिख दो क्लोज, रेस्पॉन्स क्या होगा, आईज क्लोज, है ना। आईज क्लोज होंगी, यहां पे क्या आएगा, ब्राइट लाइट, यहां पे लिख दो स्टिमुलस, यहां पे लिख दो रेस्पॉन्स, है ना। आंखें बंद कर लोगे आप जब ब्राइट लाइट आएगी, बस यही बनाना है आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या हमारा, चलो। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो वाला जंक्शन है जहां पे हमारा जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन आके मसल से मिलता है, इस जंक्शन को कहते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है बेटा। ये सिनैप्स भी है, ठीक है। देखो, द स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज सिनैप्स, द स्पेस बिटवीन द जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल इज आल्सो कॉल्ड एज सिनैप्स। इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पे सिनैप्स है, ये मसल है और ये हमारा न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये हमारा सिनैप्स यहां पे, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से यहां पे क्या रिलीज होगा, यहां पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ बाइनरी एंड अ मल्टीपल फिजन, बहुत ही बढ़िया और आसान सवाल है। बताओ भाई, बाइनरी फिजन हैपेंस इन अमीबा, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, है ना। अमीबा से दो अमीबा बन गए, है ना। प्लाज्मोडियम से एक प्लाज्मोडियम से छोटे छोटे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन गए ऐसा लिख सकते हो, है ना बेटा। न्यूक्लियस डिवाइड्स वंस, न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम्स, मल्टीपल फिजन में बहुत बार डिवाइड करता है। इट गिव्स राइज टू टू इंडिविजुअल्स, इट गिव्स राइज टू मेनी इंडिविजुअल्स, है ना। टेक्स प्लेस व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल, है ना। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। न्यूक्लियर डिवीजन इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इमीडिएटली बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, पहले सारे न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। नो सिस्ट इज फॉर्म्ड, सिस्ट इज फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ सिस्ट क्या होता है, एक
प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको ताकि वो मरे ना। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम, इसका आंसर है प्लाज्मोडियम। ठीक है, परफेक्ट। हमारा आखिरी सवाल है, द जीनोटाइप ऑफ ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट इज डिनोटेड एज कैपिटल G and that of a purple stemmed tomato plant is small g small g. When these two are crossed, what color of stem would you expect in their F1 progeny? Give the percentage of purple stemmed plant in F1 are self-pollinated. In what ratio would you finish the genotype of GG? चलो बताओ। ग्रीन है भाई, कैपिटल जी, ये क्या है? ग्रीन। स्मॉल जी क्या है? पर्पल। F1 में क्या होगा भाई? कैपिटल जी स्मॉल जी, तो क्या होगा? ग्रीन होगा। मैंने बताया ना, जो कैपिटल जी होता है वो डोमिनेंट होता है, तो ग्रीन हो गया डोमिनेंट। ये यहां तक ही है। ठीक है, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट इन F1। F1 में भाई कितने परसेंट? F2 होगा, चलो ठीक है, F2 जनरेशन कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई F2 में कितने पर्पल वाले होंगे बताओ भाई, कितने परसेंटेज होंगे पर्पल? इसको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो F2 आएगा, तो कैपिटल जी स्मॉल जी, यहां पे डालो कैपिटल जी स्मॉल जी, तो कैपिटल जी स्मॉल जी, तो बस यही होगा, है ना बेटा, यही होगा पर्पल। तो 25% विल बी, है ना, पर्पल स्टेम। इन व्हाट रेशियो वुड यू फिनिश द जीनोटाइप कैपिटल जी एंड स्मॉल? या बताओ कैपिटल जी कितने हैं भाई? इस टू कैपिटल जी स्मॉल जी आपको बताना है, तो ये 1:2 कह सकता हूं मैं। कैपिटल जी इज 1, कैपिटल जी स्मॉल जी इज 2। यस, सपोर्ट योर आंसर विद जेनेटिक क्रॉस। आपको ये पूरा का पूरा बनाना है बस। सबसे पहला ये आएगा पेरेंट F1, देन ये है हमारा F2। यस, देखा, इन F1 progeny tomato all plant will be green stemmed, है ना, 25% of the plants will be purple stemmed, ये हमने कर लिया था, और 1:2 रेशियो होगा। यस, मुझे मजा आया, जोरदार तालियां बजाओ। यस भाई, तुम लोग बहुत मेहनती हो गए यार बच्चों, एकदम 30 क्वेश्चन करे यार आप लोगों ने, क्लैप्स टू यू ऑल, बहुत बड़े तरीके से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ये देखो, ओ यस, एंड यू गाइस आर डूइंग वंडरफुली वेल एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, हमारा द्रोणा बैच के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, द्रोणा बैच हमारा सबसे आइकॉनिक बैच है जिसमें सारे के सारे यूट्यूब के टीचर्स पढ़ाते हैं, है ना। इसमें आपको टोटल 60 क्लासेस में पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपका। 5 मॉक टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट, फुल सिलेबस का रिवीजन होगा, चैप्टर वाइज असाइनमेंट होंगे और अनलिमिटेड डाउट्स ऑन द डाउट ऐप भी होगा। ठीक है, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब फैसिलिटीज है। फाइनल बैच है बेटा, फाइनल रिवीजन बैच है, इसका फायदा उठाओ पूरा का पूरा। ठीक है, इसका कॉस्ट है 4000 रुपीज व्हेन यू यूज द कोड AR Pro। ठीक है, AR Pro कोड है, इसको लगाओगे तो आपको ये 4000 रुपीज का मिल जाएगा। ठीक है, एक लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हो। समझे मेरी बात को? ठीक है, एंड एज आई कीप सेइंग भाई, 10th आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकते हो तो जरूर इसको अटेम्प्ट करो। एंड आई प्रॉमिस यू, बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर को ऑप्ट करा था एंड इट हेल्प देम वेरी वेरी मच। ठीक है, तो डोंट मिस आउट कि बाद में सोचो यार काश मैंने कर लिया होता। ठीक है, ऐसा मत करना, तो डू एनरोल इनटू दिस। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मजा आया, आपको समझ आया क्वेश्चन, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वेदांतु 9th एंड 10th में हम आपके एंड तक पूरी तैयारी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो, एंड मजा आया तो हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके लिए एक होमवर्क भी है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, उसका फंक्शन क्या है,
आपको मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।